हेलो एंड वेलकम टू के आर के लॉ क्लासेस। मैं हूं काशिफ खान और आज जो है आईपीआर के लेक्चर सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ पेटेंट को। ये इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोसीजर, लिमिटेशन और एक्सेप्शन। इसके बाद हम सेकेंड पार्ट अपलोड करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे इन्फ्रिंजमेंट, रेमेडीज़ और केस लॉस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पेटेंट होता क्या है। तो पेटेंट की एक जनरल डिफिनेशन दी गई है कि पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट granted by the government to the applicant for his disclosed invention of product or process which should be new, non-obvious and industrial use। सिंपल सी बात एकदम कहता है कि एक तरह का राइट प्रोवाइड किया जाता है एप्लीकेंट को उसके इन्वेंशन को डिस्क्लोज करने के लिए, किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो या उसके बनाने के प्रोसेस से रिलेटेड हो, और वो न्यू हो, नॉन ऑब्वियस हो और इंडस्ट्रियल यूज में आता हो। तो इसकी जो सबसे पहले एक वर्ड दी इसमें यूज़ किया गया है इन्वेंशन। इन्वेंशन की जो डेफिनेशन है वो दी गई है सेक्शन 2J में, जो कि कहता है कि इन्वेंशन किसी भी प्रोडक्ट को या उसके बनाने के प्रोसेस को कहते हैं जो कि नया हो और इंडस्ट्रियल यूज़ में आता हो। अब वही बात करें हम सेक्शन 2M में, जो कि पेटेंट की बात करता है कि पेटेंट वही चीज़ होगी जो भी इन्वेंशन पे दी जाएगी इस एक्ट के अंदर में। बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है कि इस एक्ट में किसी भी इन्वेंशन को अगर पेटेंट दिया जाता है तो उसको हम पेटेंट कंसीडर करेंगे। अब ये एक्ट जो है 1970 है, इसको भी ईयर को याद रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट जो है पेटेंट ग्रांट करने का वो है टू इनकरेज साइंटिफिक रिसर्च, न्यू टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस। ये जो ऑब्जेक्ट है वो हेल्ड किया गया था विश्वनाथ प्रसाद राधे श्याम वर्सेस हिंदुस्तान मेटल इंडस्ट्री। ये भी केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि बताता है कि ऑब्जेक्ट क्या है पेटेंट ग्रांट करने का। अब हम बात करते हैं कि पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब एक पेटेंट प्रोवाइड करने के लिए एक इन्वेंशन को क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। तो जैसे कि यहाँ डिफिनेशन में ही दिया गया है नोवेलिटी, नॉन ऑब्वियसनेस, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, और साथ ही साथ जो भी प्रोविजन है सेक्शन 3 और 4 के उसको अट्रैक्ट नहीं करता हो। अगर उसके में आता है, उसमें उसमें जो जो चीज़ें दी गई हैं उसमें अगर पेटेंट इन्वेंशन आता है तो फिर पेटेंट नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि कंडीशन ऑफ पेटेंटेबिलिटी क्या होती है। तो जो तीनों चीज़ हमने पढ़ी थी, नोवेलिटी, नॉन ऑब्वियसनेस और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, उसको समझते हैं। सबसे पहला है नोवेलिटी, जो कि कहता है कि मस्ट नॉट बी नोन और यूज्ड बाय अदर्स इन देयर कंट्री, मतलब कि कोई भी इंसान उसको पहले से यूज़ नहीं कर रहा हो और नोन ना हो उस कंट्री में जहाँ पे वो पेटेंट इन्वेंशन हुई है। दूसरा इसमें एक बात ये भी है कि भाई किसी तरीके से प्रिंटेड पब्लिकेशन में वो अपनी कंट्री में या दूसरी कंट्री में भी नहीं हो, ठीक है। उसके बाद नॉन ऑब्वियसनेस। नॉन ऑब्वियसनेस को एकदम सिंपल तरीके से समझे कि अगर कोई इन्वेंशन कोई करके लाता है तो उसको देखकर कोई ये ना कहे अरे यार ये तो कोई भी बना सकता है, इसमें उतना बड़ा कोई मतलब क्रिएटिव काम नहीं किया है। तो इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए, मतलब कि कोई देखे और उसको लगे कि हाँ बहुत अच्छी चीज़ बनी है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कर सकती है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। और यहाँ पे एक चीज़ है कि उसको बनाने के लिए ऑर्डिनरी स्किल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और तीसरा है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का मतलब यहाँ कि जो भी चीज़ बनेगी उसको इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल सेक्टर में मतलब यूज़ करने के लिए होना चाहिए। जो पेटेंट होता है इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ साथ जो है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी भी कहते हैं, क्योंकि जो भी इन्वेंशन होती है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज़्यादा यूज़ होती है। तो इसका जो डिफिनेशन दिया गया है वो दिया गया है सेक्शन 2AC में, जो कहता है कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का मतलब होता है इन रिलेशन टू एन इन्वेंशन मीन्स दैट इन्वेंशन इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेड और यूज इन इंडस्ट्री। वही बात है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो भी इन्वेंशन यूज होगी उसको हम कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन कहेंगे। अब जानते हैं कि प्रोसीजर क्या होता है पेटेंट ग्रांट करने का। तो पेटेंट ग्रांट करने के लिए सबसे पहले पेटेंट सर्च होता है, मतलब कि देखा जाता है कि किस एरिया में जो है इन्वेंशन नहीं हुई है और उस एरिया में जो है इन्वेंशन की जाती है। उस इन्वेंशन के लिए फिर पेटेंट को ड्राफ्ट किया जाता है। ड्राफ्ट करने के बाद उस पेटेंट को रजिस्टर करने के लिए एक एप्लीकेशन फाइल की जाती है। जो एप्लीकेशन फाइल की जाती है वो फाइल की जाएगी अंडर सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 11 में, इसका पूरा प्रोसीजर है। और इसमें बात करता है प्रोविजनल एप्लीकेशन की और कंप्लीट एप्लीकेशन की। प्रोविजनल में होता क्या है कि थोड़ी सी डिटेल देकर जो है एक जल्दी मतलब उस पेटेंट को लेने के लिए जो है, मतलब कि पेटेंट ग्रांट का जो टाइम है वो पहले से काउंट किया जाए, उसके लिए जो बेसिकली प्रोविजनल एप्लीकेशन दी जाती है। और इसमें कुछ बेसिक बातें लिखकर, बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखकर ये एप्लीकेशन दी जाती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि जब प्रोविजनल एप्लीकेशन दी जाएगी उसके 12 महीने के अंदर अंदर जो है कंप्लीट एप्लीकेशन देनी पड़ती है। अगर नहीं दिया गया तो वो एप्लीकेशन विड्रॉ समझी जाएगी। और इस कंप्लीट एप्लीकेशन में जैसा कि पूरी डिटेल जो है एकदम, क्या पेटेंट किस पे लेना है, क्या कैसी इन्वेंशन है, कैसे काम करेगी, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी होती है। उसके बाद आती है ये बात पब्लिकेशन की। जब एप्लीकेशन दे दी गई तो उसके 18 महीने के बाद ही
पब्लिकेशन होगा उस एप्लीकेशन का। पब्लिकेशन किस वजह से होता है, उसमें जो है ऑब्जेक्शन वगैरह रेज होने के लिए। अब ये पब्लिकेशन भी होगा तब जब जो है पेटेंट एप्लीकेंट जो होगा खुद इसके लिए रिक्वेस्ट करेगा ऑफिसर से। उसके बाद आता है एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन। जब पब्लिकेशन हो गई उसके बाद उसका एग्जामिनेशन होगा, और एग्जामिनेशन जो है वो भी 48 मंथ के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, और ये भी तब होगा जब जो है एप्लीकेंट इसके लिए रिक्वेस्ट करेगा। अब एग्जामिनेशन हो गया, सारे ऑब्जेक्शन जो भी थे वो ले लिए गए, सब कुछ चेक किया गया। अगर पेटेंट ग्रांट करने के लिए वो सही ग्राउंड मिलता है तो जो ऑफिसर है वो उसको पेटेंट ऑफिस मतलब के उसको ग्रांट कर देगा अंडर सेक्शन 43 एंड 47 में। पेटेंट ग्रांट होती है 20 साल के लिए, और ये इसका प्रोविज़न दिया गया है सेक्शन 53 में। ये जो भी सेक्शन मैं बता रहा हूँ ये सेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर याद करिएगा। ये 20 साल के लिए दिया जाता है, लेकिन हर साल जो है इसकी रिन्यूअल की जो है फीस जो है वो जमा करनी पड़ती है। साथ ही साथ प्री ग्रांट अपोजिशन होता है और पोस्ट ग्रांट अपोजिशन होता है। क्या होता है इसको समझते हैं। प्री ग्रांट अपोजिशन मतलब कि जैसा कि मैंने कहा कि ऑब्जेक्शन जब पब्लिकेशन होगा उसके बाद 6 महीने का टाइम दिया जाता है। किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन है उस पेटेंट से, मान लो किसी के पास ऑलरेडी उस तरह का पेटेंट यूज़ कर रहा है, या जो मैंने बताया अभी सेक्शन 3 और 4 जिसको अभी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे उसके अंदर वो फॉल करता है, तो उसके लिए 6 महीने के अंदर अंदर उसको ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा किसी भी थर्ड पार्टी को। उसके बाद आता है पोस्ट ग्रांट अपोजिशन। जब पेटेंट ग्रांट हो जाएगा तो उससे 12 महीने का टाइम मिलता है ग्रांट होने के बाद से। उसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन रेज करना होता है तो वहाँ पर वो ऑब्जेक्शन जो है पेटेंट ऑफिस में जमा कर सकता है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने की, जो प्री ग्रांट अपोजिशन है इसमें लिटिगेशन वाले मसले नहीं होते, इसमें लिटिगेशन से बचा जाता है काफ़ी, लेकिन इसमें जो है लिटिगेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि सपोज मान लो किसी को पेटेंट मिल गया, उसने कुछ टाइम उसको यूज़ कर लिया, तो किसी और के पास भी ऑलरेडी वो पेटेंट मिला हुआ है, तो वो जो है लिटिगेशन का भी केस यहाँ पर फाइल कर सकता है पोस्ट ग्रांट अपोजिशन में। अब बात करते हैं इन्वेंशन नॉट पेटेंटेबल या लिमिटेशन क्या है पेटेंट के राइट के ऊपर। तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे सेक्शन 3 और सेक्शन 4 जो इसकी बात करता है। सेक्शन 3 में बहुत सारे ग्राउंड हैं जो कि बात करते हैं कि कौन कौन से तरीके की इन्वेंशन जो है वो पेटेंटेबल नहीं है। सबसे पहला कि कोई भी ऐसी इन्वेंशन जो कि कंट्रेरी टू द वेल एस्टेब्लिश नेशनल लॉ के अगेंस्ट अगर कोई जा रही है तो उसको पेटेंट नहीं मिलेगा। दूसरा ऐसा है कि जो कॉन्ट्रेरी टू पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी है तो नहीं जाएगी। अगर कोई बहुत ज़्यादा सीरियस हार्म पहुंचाती है, ठीक है, ह्यूमन को, एनिमल को, प्लांट लाइफ को, हेल्थ को, या टू द इन्वायरमेंट, जैसे कि मान लो कोई ऐसी इन्वेंशन बनी जो मास्क जो है वो प्रोड्यूस करती है, लेकिन मास्क प्रोड्यूस करने पे इतना ज़्यादा उससे धुआं निकलता है कि वो इन्वायरमेंट के लिए ख़राब है, तो इस तरह की इन्वेंशन को जो है पेटेंट नहीं दिया जाएगा। तीसरा बात करता है यहाँ पे मेयर डिस्कवरी ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल। कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल का सिर्फ डिस्कवरी होता है तो नहीं मिलेगा। कोई लिविंग या नॉन लिविंग सब्सटेंस जो है, ठीक है, उसका डिस्कवरी होता है तो नहीं मिलेगा यहाँ पर। इसके बाद जो चौथा है वो ये बात करता है कि न्यू फॉर्म ऑफ नोन सब्सटेंस विच डज नॉट रिजल्ट इन इन्हांसमेंट ऑफ नोन एफिशिएंसी। सिंपल सी बात है, कोई पहले से ही कोई चीज़ एग्जिस्टेंस में है उसमें किसी तरीके का नया चेंज थोड़ा सा ले आना, ठीक है, कोई नया फॉर्म उसका ले आना, उसमें भी आपको इन्वेंशन, उस तरीके के इन्वेंशन में भी पेटेंट नहीं मिलता है। फिर इसके अलावा जो है कोई एड मिक्सचर करने से किसी चीज़ में थोड़ा मोड़ा आपने मिला दिया और थोड़ी अलग चीज़ें बना दी, ठीक है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, उसमें भी आपको नहीं मिलेगा। अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट या डुप्लीकेशन ऑफ नोन डिवाइस, ठीक है, इसमें भी नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है मेथड ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। इस तरह के का कोई मेथड जो होता है उसमें किसी भी तरीके का इन्वेंशन नहीं मिलेगा। मेडिकल, सर्जिकल, क्यूरेटिव, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं उनमें जो है वो उनका जो प्रोसेस होता है उसमें जो है वो पेटेंट नहीं मिलेगा। फिर प्लांट एंड एनिमल इन होल और एनी पार्ट देयर ऑफ। अगर कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो प्लांट और एनिमल से रिलेटेड है उसमें जो है वो नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे इंक्लूड करता है सीड्स, वेराइटीज़ एंड स्पेसीज, इस तरह की चीज़ों में पेटेंट मिलता है। उसके बाद है मैथमेटिकल और बिजनेस मेथड या कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है, एल्गोरिदम्स, इन सब चीज़ों में जो है वो पेटेंट नहीं मिलेगा। लिटरेरी, ड्रामेटिक, आर्टिस्टिक, या ये सब जो वर्क है, म्यूजिकल वर्क, ये तो जो ऑलरेडी आपको पता है इसमें कॉपीराइट मिलता है तो इसमें पेटेंट जो है वो नहीं मिलेगा। मेयर स्कीम और रूल और मेथड ऑफ परफॉर्मिंग मेंटल एक्ट, मेथड ऑफ प्लेइंग गेम। मेथड ऑफ प्लेइंग गेम जो है वो किसी को कोई एक नया मेथड निकालता है कि ये गेम इस तरीके से खेला जा सकता है तो उसमें जो है वो नहीं मिलेगा।
प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, जैसे कि अभी हम प्रेजेंट कर रहे हैं इस इन्फॉर्मेशन को पीपीटी से, तो हम कहेंगे इस पे हमको पेटेंट दे दो, तो ऐसा भी नहीं होगा कि इस पे पेटेंट मिलेगा। टोपोग्राफी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, इन सब पे पेटेंट नहीं मिलेगा। ट्रेडिशनल नॉलेज, इसमें जो है एक अलग तरीके का राइट मिलता है, तो इसमें पेटेंट नहीं मिलेगा। फिर सेक्शन 4 कहता है इन्वेंशन रिलेटिंग टू एटॉमिक एनर्जी नॉट पेटेंटेबल। एटॉमिक एनर्जी से अगर रिलेटेड कोई इन्वेंशन है तो उस पर भी पेटेंट नहीं मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे समझिए, जो समझते हैं कि जो सेक्शन 3 और जो सेक्शन 4 है वो ये कहता है कि कुछ ऐसी फील्ड हैं जिसमें अलग तरीके का राइट मिलता है, ठीक है, तो उसमें पेटेंट नहीं मिलेगा। और कुछ चीज़ों में राइट स्पेशली एक्सक्लूडेड है, उसमें जो है पेटेंट या किसी भी तरीके का राइट नहीं मिलेगा। जैसे सिंपल सा जो हमने सबसे पहला पढ़ा कि अगर नेचुरल लॉ के खिलाफ है तो उसमें नहीं मिलेगा पेटेंट। उसके बाद आता है कुछ अदर लिमिटेशन में, जैसे कि यूज़ ऑफ पेटेंट बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो पेटेंट को यूज़ कर सकती है बिना कंसेंट के जो पेटेंट ऑनर होगा, और बिना ही उसको कोई तरीके की रॉयल्टी पे किए हुए, जिसका प्रोविजन है सेक्शन 90 से 103 तक। उसके बाद एक्विजिशन ऑफ इन्वेंशन एंड पेटेंट बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है किसी सिचुएशन में जो है एक्वायर कर सकती है, स्पेशली ये जो दोनों है वो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो इन्वेंशंस होती हैं उनमें होता है, मेडिसिन से रिलेटेड। उसमें क्या होगा, जब इन्वेंशन के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आएगा, ठीक है, पेटेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वहाँ पे उसको नोटिस देगी गवर्नमेंट और कहेगी कि आपका पेटेंट का जो राइट है वो हम एक्वायर कर रहे हैं, और उसके बदले जो है वो कंपनसेशन पेमेंट करेगी। अगर कंपनसेशन सेटलमेंट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगी कितना कंपनसेशन दिया जाएगा उस इन्वेंशन के लिए। इसके बाद बात करते हैं कुछ एक्सेप्शन की, कि क्या क्या एक्सेप्शन है जो पेटेंट के राइट होते हैं उसके अगेंस्ट। तो सबसे पहला जो हम बात करें यहाँ पे, आर्टिकल 30 ऑफ ट्रिप्स एग्रीमेंट कहता है कि एक लिमिटेड एक्सेप्शन आप लगा सकते हैं एक्सक्लूसिव राइट के ऊपर जो पेटेंट होल्डर के पास होता है या पेटेंट से जो मिलता है, लेकिन यहाँ पे अनरीजनेबल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब कि कहना ये चाह रहे हैं यहाँ पे कि ऐसा ना हो कि आप जो पेटेंट ऑनर है उसके राइट को इतनी ज़्यादा वॉयलेट कर रहे हो, उसके लेजिटिमेट इंटरेस्ट को खतरा हो, ठीक है, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। उसके साथ अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है आप, या अनरीजनेबल एक्सेप्शन आप प्रोवाइड ना करें, उसके राइट को भी आपको ख्याल में रखना है, ठीक है। तो किस तरह का एक्सेप्शन है, सबसे पहला है कंपलसरी लाइसेंस, जो कि सेक्शन 84 का सब क्लॉज 1 बात करता है, जो कि कहता है कि 3 साल के एक्सपायर होने के बाद, और अगर 3 कंडीशन फुलफिल होती है, पहला कि पब्लिक रिक्वायरमेंट अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है उस इन्वेंशन से, दूसरा वो रीजनेबल प्राइस में पब्लिक को नहीं मिल रही है, और तीसरा कि अगर वो पेटेंट इंडिया में वर्क नहीं कर रहा है, मतलब जो इन्वेंशन है वो इंडिया में उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो इस तीनों सिचुएशन में क्या करता है, कंपलसरी लाइसेंस प्रोवाइड किया जा सकता है आफ्टर एंड ऑफ द 3 ईयर। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल और साइंटिफिक यूज़ के लिए दिया जा सकता है। उसके बाद फॉरेन व्हीकल, एयरक्राफ्ट और लैंड व्हीकल, इसमें अगर पेटेंट का जिस इन्वेंशन पे पेटेंट मिली है और वो इन्वेंशन किसी फॉरेन व्हीकल, एयरक्राफ्ट या लैंड व्हीकल में यूज़ हो रही है, और वो कभी टेम्पोररी टाइम के लिए इंडिया आता है, तो ऐसा नहीं होगा कि इंडिया का जो पेटेंट ऑनर है, ठीक है, वो उसके ऊपर सू कर दे कि वो उसके इन्वेंशन को यूज़ कर रहा है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो टेम्प्रेरी टाइम के लिए और फॉरेन में होता है, तो वहाँ पे चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होती हैं। फिर दूसरा रेगुलेटरी यूज़ और प्रायर यूज़, इसमें यही है कि रिसर्च और डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए जो है वो दिया जा सकता है इसमें, लेकिन वही है कि जब पेटेंट का 20 साल कंप्लीट होने वाला होगा उससे 3 साल पहले जो है, मतलब 17 साल के बाद जो है ये दिया जाता है। और इसका जो प्रोविज़न है वो 2005 का जो अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद ऐड किया गया था, सेक्शन 107A, और इसमें इसको लाया गया था। उसके बाद आता है एग्जॉशन ऑफ पेटेंट राइट, जो कि बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ एग्जॉशन और फर्स्ट सेल डॉक्ट्रिन, मतलब कि किसी ने अनलिमिटेड राइट दे दिया है, ठीक है, बाई सेल, तो वहाँ पे क्या होगा कि वो जो राइट है पेटेंट के ऊपर बाई सेल, यहाँ पर बेसिकली है कि बाई सेल अगर दे देता है तो वो जो उसका राइट होता है पेटेंट ऑनर का उस पेट इन्वेंशन के ऊपर वो ख़त्म हो जाता है, और जो खरीदता है उसके पास सारा राइट ट्रांसफ़र हो जाता है। अब बात करते हैं कुछ ऑब्लिगेशन की, कि पेटेंटी या जो हम कह लें पेटेंट ऑनर है उसके ऊपर क्या ऑब्लिगेशन है पेटेंट लेने के बाद, रजिस्ट्रेशन के बाद। तो सबसे पहला है कि ड्यूटी टू वर्क आउट पेटेंट एंड मेक इट अवेलेबल टू पब्लिक। पब्लिक के लिए वो हमेशा अवेलेबल कराएगा पेटेंट को, और पेटेंट मतलब जो बेसिकली उस इन्वेंशन से जो फ़ायदा होगा उसको, ऐसा नहीं कि पेटेंट लेने के बाद उस इन्वेंशन को लेके घर में बैठा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा पब्लिक को उससे। और दूसरा है ड्यूटी टू फर्निश इन्फॉर्मेशन, जब भी कंट्रोलर जो है उससे कोई इन्फॉर्मेशन मांगेगा पेटेंट से रिलेटेड तो वो उसको प्रोवाइड कराएगा। अगर वो उसको प्रोवाइड नहीं कराता है तो उसके ऊपर 10 लाख तक का फाइन भी लगाया जा सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया पेटेंट का प्रोसीजर, उसके लिमिटेशन, उसमें एक्सेप्शन। आगे जो वीडियो है उसमें बाकी की जो बची हुई चीज़ें हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप रीडिंग।